हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। हमारा आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। आज हम लोग कोरिलेशन पे एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले हैं एंड कोरिलेशन से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट्स थे हमने सबकी क्लासेस इंडिविजुअली अपलोड करके रखी है चैनल पे। तो अगर आपकी कोई भी क्लास मिस हुई हो तो आप कोरिलेशन के प्लेलिस्ट को रन करके सारी क्लासेस कवर कर सकते हो। अब एमसीक्यूज सॉल्व करने के पहले हमारा यही सजेशन होता है कि आप पहले कॉन्सेप्ट क्लासेस कवर कर लो सो दैट आपको किसी भी एमसीक्यूज में प्रॉब्लम ना हो। आज जो हमारा सेशन है वो थ्योरी पोर्शन पे है एंड नेक्स्ट जो हम एमसीक्यूज अपलोड करेंगे रिलेटेड टू कोरिलेशन वो हम न्यूमेरिकल पोर्शन पे करने वाले हैं। तो हम चाहे न्यूमेरिकल पोर्शन की बात करें चाहे थ्योरी पोर्शन की, दोनों ही एमसीक्यूज सॉल्व करने के लिए आपको कोरिलेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए एंड कॉन्सेप्ट क्लासेस से रिलेटेड सारी क्लासेस जो हमने अपलोड की हैं उसकी हमने एक प्लेलिस्ट बनाई है और उस प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ये सारे एमसीक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है हर एक कॉमर्स बेस्ड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, जैसे सीए फाउंडेशन, सीएमए फाउंडेशन, एसएससी, सीजीएल, यूजीसी नेट, एमकॉम एंट्रेंस। आप किसी भी कॉमर्स बेस्ड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात करो, हर लेवल पे स्टैटिस्टिक्स के ये सारे एमसीक्यूज बहुत रेलेवेंट है। हम लोग ऑन एन एवरेज 100 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे रिलेटेड टू कोरिलेशन जो कि थ्योरी बेस्ड होंगे एंड आफ्टर दैट हम लोग क्लास अपलोड करेंगे रिलेटेड टू न्यूमेरिकल बेस्ड। तो चलो फिर हम लोग अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। और ये सारे क्वेश्चंस की कॉपी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी जो कि हमने स्टैटिस्टिक्स के लिए स्पेशली बनाया है। वहाँ पे हम स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड सारे अपडेट्स, क्लासेस से रिलेटेड अपडेट्स एंड नोट्स प्रोवाइड करते हैं जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलो फिर हम लोग अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। हमारे पास पहला क्वेश्चन बहुत ईजी सा पूछ रहा है, कोरिलेशन एनालिसिस एम्स एट। अब कोरिलेशन का एम हमेशा क्या होता है, एक्स और वाई के बीच के रिलेशनशिप को एनालिसिस करना। बेसिकली यही है, कोरिलेशन क्या करता है, एक्स और वाई दैट इज दो वेरिएबल्स के बीच का जो रिलेशनशिप है। हमने बताया भी है कि किस एक्सटेंट तक एंड किस डिग्री तक रिलेशनशिप है, ये हमें कौन बताता है, कोरिलेशन। तो हम देखते हैं गिवन ऑप्शन हमारे पास क्या क्या है, एस्टैब्लिशिंग रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स। नो, ये कभी भी दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप एस्टैब्लिश नहीं करता है, बल्कि जो रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर रहा है उसकी डिग्री को और उसके एक्सटेंट को स्टडी करने में हमारी हेल्प करता है। प्रिडिक्टिंग वन वेरिएबल फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ द अदर वेरिएबल, यस ये तो होता ही है कि एक वेरिएबल की वैल्यू दी होगी और उसके बेसिस पे हम दूसरे वेरिएबल की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। मेजरिंग द एक्सटेंट ऑफ द रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स, ये भी करेक्ट है क्योंकि दो वेरिएबल्स के बीच में जो रिलेशनशिप है वो किस एक्सटेंट तक है, किस डिग्री तक है, किस नेचर का है, यही हमें बताता है कोरिलेशन। तो गिवन ऑप्शन में बी एंड सी करेक्ट है, तो करेक्ट आंसर होगा डी, बोथ बी एंड सी। नेक्स्ट, कोरिलेशन कोएफिशिएंट कैन बी फाउंड आउट बाय। अब देखो कोरिलेशन कोएफिशिएंट के लिए ओवरऑल हमने जो मेथड्स बताए हैं वो 5 मेथड्स हैं। पहला मेथड था स्कैटर्ड डायग्राम मेथड और उसी में हमने ग्राफिकल मेथड भी डिस्कस किया था। देन नेक्स्ट हमारे पास था कार्ल पियर्सन मेथड, देन नेक्स्ट था रैंक कोरिलेशन मेथड एंड लास्ट वन था कंकरेंट डेविएशन मेथड। तो गिवन ऑप्शन देखते हैं, रैंक मेथड यस, स्कैटर डायग्राम मेथड यस। करेक्ट आंसर क्या होगा, बोथ ए एंड बी। इन दोनों ही मेथड से हम कोरिलेशन कोएफिशिएंट का कैलकुलेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट, इफ हाई वैल्यूज ऑफ वन टेंड टू लो वैल्यूज ऑफ द अदर दे आर सेड टू बी। मतलब क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि लेट्स से हमारे पास दो वेरिएबल है एक्स एंड वाई, इसकी वैल्यू अगर इंक्रीज कर रही है एंड एट द सेम टाइम वाई की वैल्यू डिक्रीज कर रही है, मतलब एक्स एंड वाई का मूवमेंट क्या हो रहा है, इन डिफरेंट डायरेक्शन, तो इसको हमने क्या बोला था कि इनके बीच में नेगेटिव रिलेशन होगा और हम कह सकते हैं कि ये दोनों नेगेटिवली कोरिलेटेड होंगे। क्लियर, ये सारे टॉपिक्स हमने ऑलरेडी अपने कॉन्सेप्ट सेशन में डिस्कस किए हुए हैं जहाँ पे हमने टाइप्स ऑफ कोरिलेशन में बताया भी था कि एक होता है पॉजिटिव कोरिलेशन और एक होता है नेगेटिव कोरिलेशन। पॉजिटिव कोरिलेशन मतलब सिंपली जब दोनों वेरिएबल सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, और नेगेटिव कोरिलेशन तब होता है जब दोनों डिफरेंट डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, दैट इज एक इंक्रीज कर रहा हो तो एक डिक्रीज कर रहा हो। तो गिवन ऑप्शन में इनवर्सली कोरिलेटेड भी बोल सकते हैं एज वेल एज नेगेटिवली कोरिलेटेड भी बोल सकते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, सी, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट, बाईवेरिएट डेटा आर द डेटा कलेक्टेड फॉर। अब देखो बाईवेरिएट डेटा के बारे में भी हमने बताया है टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में कि बाईवेरिएट डेटा मतलब जहाँ पे हम दो वेरिएबल्स
के डेटा को कलेक्ट करते हैं, वो भी एट अ सेम पॉइंट ऑफ टाइम, दैट इज साइमल्टेनियसली। तो करेक्ट आंसर होगा सी, 2 वेरिएबल्स एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम। नेक्स्ट, व्हाट इज स्पूरियस कोरिलेशन? ये भी हमने बताया है कि अगर हम स्पूरियस कोरिलेशन की बात करें तो ये एक ऐसा कोरिलेशन है जहाँ पे कोई कैजुअल रिलेशन एग्जिस्ट नहीं करता। ये पॉइंट भी हमने कार्ल पियर्सन मेथड के साथ डिस्कस किया था। तो गिवन ऑप्शन देखते हैं, इट इज़ वेरी लो कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स, इट इज़ अ बैड रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स, इट इज़ अ कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स हैविंग नो कैजुअल रिलेशन, इट इज़ अ नेगेटिव कोरिलेशन। करेक्ट आंसर होगा सी, क्योंकि बेसिकली स्पूरियस कोरिलेशन का मतलब भी होता है जहां दो वेरिएबल्स के बीच में किसी भी तरह का कोई रिलेशन एग्जिस्ट ना कर रहा हो, या हम कह सकते हैं कोई कैजुअल रिलेशन ना हो। नेक्स्ट, सम ऑफ द सेल फ्रीक्वेंसीज इन अ बाईवेरिएट फ्रीक्वेंसी टेबल मे बी जीरो। अब देखो इस टॉपिक पे इसीलिए हमने अलग से डिस्कशन किया था बाईवेरिएट फ्रीक्वेंसी टेबल पे, क्योंकि ये टॉपिक सीए फाउंडेशन एंड सीएमए फाउंडेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत रेलेवेंट है एंड इससे कई सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। तो ये टॉपिक आप अच्छे से कवर कर लेना, वहाँ हमने सारे पॉइंट्स क्लियर किए हैं। नेक्स्ट, when high values of one variable are associated with high values of the other and low values of one variable are associated with low values of another, then they are said to be no doubt positive correlation. ऑप्शन देखते हैं, डायरेक्टली कोरिलेटेड, पॉजिटिवली कोरिलेटेड, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज। करेक्ट आंसर क्या होगा? सी, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट, प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज कंसिडर्ड फॉर फाइंडिंग द अमाउंट ऑफ कोरिलेशन, फाइंडिंग द नेचर ऑफ कोरिलेशन। प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन कोएफिशिएंट मेथड कौन सा था? कार्ल पियर्सन मेथड। ये हमने बताया भी था कि कार्ल पियर्सन का अदर नेम ही क्या है? प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन कोएफिशिएंट मेथड। तो बेसिकली हम किसी भी मेथड की बात करें जिससे हम आर कैलकुलेट करते हैं, तो आर का कैलकुलेशन हम अमाउंट टर्म्स में भी करेंगे और नेचर के टर्म्स में भी करते हैं। क्लियर? तो फाइंडिंग द अमाउंट, येस, हम इससे अमाउंट भी फाइंड करते हैं और नेचर भी फाइंड करते हैं कि ये पॉजिटिव रिलेशन है, नेगेटिव रिलेशन है या जीरो रिलेशन है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? सी, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट, पियर्सन्स कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज यूज्ड फॉर फाइंडिंग। अब बेसिकली कह रहा है कि कार्ल पियर्सन कोरिलेशन कोएफिशिएंट हम लोग क्यों यूज़ करते हैं? हम लोग यूज़ करते हैं क्या फाइंड आउट करने के लिए? कोरिलेशन फॉर एनी टाइप ऑफ रिलेशन, कोरिलेशन फॉर लीनियर रिलेशन ओनली, कोरिलेशन फॉर कर्वी लीनियर रिलेशन ओनली, और बोथ बी एंड सी। अब बेसिकली अगर हम लोग कार्ल पियर्सन मेथड की बात करें तो हम ये फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि एक्स और वाई के बीच में किस तरह का लीनियर रिलेशन है। बेसिकली कार्ल पियर्सन मेथड को यूज किया जाता है फॉर फाइंडिंग लीनियर रिलेशन। तो करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट, कोवेरियंस मेजर्स द जॉइंट वेरिएंट्स ऑफ टू वेरिएबल्स। सही है, अगर हम लोग कोवेरियंस की बात करें तो कोवेरियंस बेसिकली क्या करता है? दो वेरिएबल्स आपस में किस तरह से जुड़े हैं इसको मेजर करने की कोशिश करता है, क्योंकि हमने कॉन्सेप्ट क्लास में ये चीज़ बताई थी कि हम लोग ओवरऑल दो चीज़ पढ़ते हैं, एक तो डिग्री पढ़ते हैं और एक एक्सटेंट पढ़ते हैं, और इन दोनों को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन एज वेल एज कोवेरियंस की हेल्प लेते हैं। तो कोवेरियंस बेसिकली क्या बताता है? जॉइंट वेरिएशंस ऑफ टू वेरिएबल्स। करेक्ट आंसर होगा ए, ट्रू। नेक्स्ट, फॉर अ बाईवेरिएट फ्रीक्वेंसी टेबल having p plus q classification, the total number of cells is p multiply by q। ये हमने ऑलरेडी अपने बाईवेरिएट फ्रीक्वेंसी टेबल पे जो हमने टॉपिक डिस्कस किया है वहाँ हमने ये पॉइंट डिस्कस किया हुआ है। नेक्स्ट, व्हेन द वेरिएबल्स आर नॉट इंडिपेंडेंट द कोरिलेशन कोएफिशिएंट मे बी जीरो। क्या कह रहा है कि अगर वेरिएबल इंडिपेंडेंट ना हो, इंडिपेंडेंट मतलब एक्स और वाई का आपस में अगर कोई रिलेशनशिप नहीं है। क्लियर? हमने क्या बोला कि नॉट इंडिपेंडेंट मतलब डिपेंडेंट, बट पहले एक पॉइंट समझो कि अगर ये दोनों इंडिपेंडेंट होते, एक्स इंडिपेंडेंट है, वाई इंडिपेंडेंट है, मतलब इन दोनों के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है, तब तो पक्का आर क्या होता? जीरो होता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम बात करें लेट्स से वीट एंड शूज़ की, तो वीट एंड शूज़ क्या आपस में रिलेटेड होते हैं? नहीं। तो क्या ये दोनों इंडिपेंडेंट है? हाँ। और क्योंकि ये दोनों इंडिपेंडेंट है तो इनके बीच में आर हमेशा क्या आएगा? जीरो। बट क्वेश्चन में हमसे क्या बोला है? व्हेन द वेरिएबल्स आर नॉट इंडिपेंडेंट, मतलब अगर हमारे वेरिएबल्स डिपेंडेंट है, एक्स वाई पे डिपेंडेंट है और कह सकते हैं वाई एक्स पे डिपेंडेंट है, द कोरिलेशन कोएफिशिएंट मे बी जीरो। तब भी क्या आर जीरो आ सकता है? हाँ, बिल्कुल आ सकता है। तो करेक्ट आंसर होगा ए, ट्रू। अब सिंपली क्योंकि अगर दोनों वेरिएबल हमारा डिपेंडेंट है तो ये नहीं कहा जा सकता कि आर जीरो नहीं आएगा, उस केस में भी ना आर की वैल्यू जीरो आ सकती है। नेक्स्ट,
द कोरिलेशन बिटवीन द स्पीड ऑफ एन ऑटोमोबाइल एंड द डिस्टेंस ट्रैवल बाय इट आफ्टर अप्लाइंग द ब्रेक्स। अब देखो स्पीड और डिस्टेंस की अगर बात करें तो नो डाउट स्पीड और डिस्टेंस के बीच में डायरेक्ट रिलेशन है, बट क्वेश्चन में हमसे ये चीज़ बोल रहा है कि स्पीड ऑफ एन ऑटोमोबाइल मतलब किसी भी कन्वेंस की स्पीड प्लस जो डिस्टेंस ट्रैवल की गई है बाय इट आफ्टर अप्लाइंग द ब्रेक्स। अब देखो यहाँ पे नेगेटिव की बात किया, जब आप ब्रेक्स अप्लाई करोगे तो नो डाउट आपकी स्पीड क्या होगी, कम हो जाएगी, एंड क्योंकि स्पीड कम हो जाएगी तो आप डिस्टेंस ज़्यादा ट्रैवल नहीं कर पाओगे। क्लियर? तो क्योंकि क्वेश्चन में बोला आफ्टर अप्लाइंग द ब्रेक्स, तो दोनों के बीच में किस तरह का रिलेशन हो जाएगा, नेगेटिव। स्पीड और डिस्टेंस के बीच में वैसे तो पॉजिटिव रिलेशन होता है, बट क्योंकि आफ्टर अप्लाइंग द ब्रेक्स लिखा है इसलिए आंसर क्या होगा, नेगेटिव। नेक्स्ट, if the amount of change in one variable tends to bear a constant ratio to the amount of change in the other variable, then correlation is said to be। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर x में हम 10% चेंज कर रहे हैं और y में भी एग्जैक्टली 10% से ही चेंज हो रहा है, कांस्टेंट रेशियो का मतलब क्या है, सेम परसेंट से अगर दोनों में चेंज हो रहा है तो नो डाउट इनके बीच में किस तरह का रिलेशन होगा, लीनियर, क्योंकि उस केस में हमारी स्ट्रेट लाइन ही बननी है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, बी, लीनियर। Next, for finding the degree of agreement about beauty between two judges in a beauty contest, we use, जहाँ पे बात आ रही है ब्यूटी की, तो बेसिकली हम लोग बात कर रहे हैं क्वालिटेटिव की, ना कि क्वांटिटेटिव की। ठीक, तो जब भी बात होती है क्वालिटी की तो वहाँ हम कौन सा मेथड यूज करते हैं, रैंक कोरिलेशन मेथड। तो करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट, what is the quickest method to find correlation between two variables? क्विकेस्ट मेथड नो डाउट कंकरेंट मेथड है, क्योंकि सिंपली हमें क्या करना होता है, 2c माइनस एन डिवाइडेड बाय एन करना होता है, और c हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, प्लस माइनस का कैलकुलेशन करके। तो एक सबसे सिंपलेस्ट मेथड या कह सकते हैं क्विकेस्ट मेथड कौन सा है, कंकरेंट डेविएशन मेथड। और बाकी सारे मेथड्स में बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं, फॉर्मूलेस का एप्लीकेशन हमने देखा है जो कि टाइम टेकिंग होता है। तो अगर क्विकेस्ट मेथड पूछे तो कंकरेंट डेविएशन मेथड क्विकेस्ट मेथड होगा। नेक्स्ट, when we are not concerned with the magnitude of the two variables under discussion, we consider। अब देखो सबसे पहले तो समझो व्हाट इज मैग्नीट्यूड। यह मैग्नीट्यूड बेसिकली बोला है साइज के पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब जब हम वेरिएबल्स की साइज को कंसिडर नहीं करते हैं कि वो 60 है कि 600 है, उससे अगर हमें कोई मतलब नहीं है तो उस केस में हम किस मेथड की बात करें, नो डाउट कंकरेंट डेविएशन मेथड की, क्योंकि कंकरेंट डेविएशन मेथड में हम सिर्फ ये देखते हैं कि वहाँ पॉजिटिव चेंज आया है कि नेगेटिव चेंज आया है। बाकी आप किसी भी मेथड की बात करो, प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन मेथड की या रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट मेथड की, हर जगह हमारे लिए वैल्यू इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए मैग्नीट्यूड इंपॉर्टेंट है, और हम कह सकते हैं साइज इंपॉर्टेंट है। क्लियर? तो करेक्ट आंसर क्या होगा, सी। नेक्स्ट, if there is a perfect disagreement between the marks in geography and statistics, then what would be the value of rank correlation coefficient? परफेक्ट डिसअग्रीमेंट की बात किया है तो सिंपली किसकी बात करें, -1 की। तो करेक्ट आंसर होगा सी, क्योंकि यहाँ पे परफेक्ट वर्ड यूज हुआ था इसीलिए हमने बोला एग्जैक्टली वैल्यू क्या आएगी, -1। नेक्स्ट, इफ द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स x एंड y इज गिवन बाय 2x + 3y + 4 इज इक्वल टू 0, देन द वैल्यू ऑफ द कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन x एंड y इज। अब देखो सिंपली अगर हमारे पास 2x + 3y + 4 इज इक्वल टू 0 दिया है तो सबसे पहले तो हम इसको कन्वर्ट कर लें y इज इक्वल टू a + bx में। बेसिकली लाइन इक्वेशन के बेसिस पे हम कैलकुलेशन करते हैं, तो ये हो जाएगा 3y इज इक्वल टू -4 - 2x, और हम कह सकते हैं y इज इक्वल टू -4/3 - 2/3x। तो नो डाउट यहाँ देखो y और x के बीच में जो रिलेशनशिप होगा वो क्या होगा, माइनस। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, -1। क्योंकि अगर हम बात करें कोरिलेशन की तो कोरिलेशन ना तो अपने ओरिजिन से अफेक्ट होता है और ना ही स्केल से अफेक्ट होता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, -1। नेक्स्ट, अ कोएफिशिएंट नियर +1 indicates tendency for the larger values of one variable to be associated with the larger values of the other। ट्रू, +1 की बात किया है तो अगर +1 है तो नो डाउट हम मैक्सिमम वैल्यूज की बात कर रहे होंगे। कोवेरिएंस में भी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। यस, अगर हम कोवेरिएंस की बात करें तो ये पॉजिटिव वैल्यू भी आ सकती है, नेगेटिव भी आ सकती है, जीरो भी आ सकती है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ए, ट्रू। नेक्स्ट, व्हाट आर द लिमिट्स ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ कंकरेंट डेविएशंस। अब अगर हम लोग बात करें कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की, दैट इज आर की, तो ये सब आर फाइंड आउट करने के मेथड है, चाहे हम बात करें स्कैटर डायग्राम मेथड की, ग्राफिकल मेथड की, रैंक कोरिलेशन मेथड की, कार्ल पियर्सन मेथड की और कंकरेंट डेविएशन मेथड की।
ये सारे ही मेथड्स हैं आर फाइंड आउट करने के, और आर की वैल्यू हमेशा लाई करती है -1 टू +1, जहाँ -1 एग्जैक्टली वैल्यू भी आ सकती है और +1 एग्जैक्टली वैल्यू भी आ सकती है। दैट इज इन दोनों को हम इंक्लूड करते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? डी, बिटवीन -1 एंड 1 द लिमिटिंग वैल्यूज इंक्लूसिव। मतलब ये जो लिमिटिंग वैल्यूज हैं इनको भी हम इंक्लूड करते हैं। क्लियर? नेक्स्ट, कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन x एंड y इज इक्वल टू कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन u एंड v। क्लियर है? करेक्ट है? कह रहा है आर एक्स वाई की जो वैल्यू होगी वही आर यू वी की वह वैल्यू होगी। और ये पॉइंट भी हमने डिस्कस किया है कि जो वैल्यू आर एक्स वाई की होगी वही आर यू वी की होगी, सिर्फ यहाँ पे क्या चेंज होगा? साइन। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ए, ट्रू। नेक्स्ट, द कोरिलेशन बिटवीन शू साइज एंड इंटेलिजेंस। अब देखो शू साइज और इंटेलिजेंस में क्या कोई मैच हो सकता है? नहीं। अगर कोई इंटेलिजेंट है तो उसका जजमेंट हम कभी उसके शू साइज से नहीं करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि जिसका शू साइज 9 और 10 होगा वो ज़्यादा इंटेलिजेंट होगा और जिसका शू साइज 5 और 6 होगा वो कम इंटेलिजेंट होगा या एवरेज होगा। ऐसा तो नहीं होता। तो कभी भी हम शू साइज और इंटेलिजेंस का कंपैरिजन नहीं कर सकते। तो बेसिकली इन दोनों के बीच में किसी भी तरह का कोई रिलेशन नहीं हो सकता। तो करेक्ट आंसर होगा ए, 0। सिंपल कोरिलेशन इज कॉल्ड, सिंपल कोरिलेशन को हम हमेशा क्या कहते हैं? लीनियर कोरिलेशन। नेक्स्ट, कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन टू वेरिएबल्स इज अ मेजर ऑफ देयर लीनियर रिलेशनशिप। करेक्ट है? क्योंकि अगर हम लोग आर की बात करें दैट इज कोरिलेशन कोएफिशिएंट की, तो ये हम जब भी एक्स वाई का फाइंड आउट करते हैं तो वहाँ हम लोग लीनियर रिलेशनशिप फाइंड आउट करने का या मेजर करने का ट्राई करते हैं, स्टडी करते हैं। तो करेक्ट आंसर होगा ए, ट्रू। नेक्स्ट, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन नंबर 27 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट आर द लिमिट्स ऑफ द कोरिलेशन कोएफिशिएंट। बेसिकली अगर आर एक्स वाई की बात करें तो ये -1 टू 1 के बीच में लाई करता है और -1 के इक्वल भी आ सकता है एंड एग्जैक्टली 1 के इक्वल भी आ सकता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? डी, -1 एंड 1 इंक्लूडिंग द लिमिट्स। नेक्स्ट, in calculating the Karl-Pearson's coefficient of correlation, it is necessary that the data should be of numerical measurements. The statement is valid क्योंकि अगर हम लोग कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की बात कर रहे हैं तो ये क्वालिटेटिव मेथड नहीं है बल्कि क्वांटिटेटिव मेथड है। और क्वांटिटेटिव मेथड मतलब जहाँ पे हमारे पास वैल्यूज़ दी रहेंगी और उसकी हेल्प से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्योंकि इसमें ओवरऑल हमने 7 फार्मूला डिस्कस किया है और उन फार्मूलेज की हेल्प से हम कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो क्या यहाँ पे डेटा न्यूमेरिकल मेजरमेंट में होना चाहिए? हाँ, होना चाहिए। तो किस में न्यूमेरिकल मेजरमेंट में ना हो तो चलेगा? रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट मेथड में, और हम कह सकते हैं स्पीयरमैन्स कोरिलेशन कोएफिशिएंट मेथड में। नेक्स्ट, कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज अ प्योर नंबर। यस, ये प्योर नंबर होता है क्योंकि -1 टू 1 के बीच में लाई करता है। नेक्स्ट, अगेन द वैल्यू ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट लाइज बिटवीन नो डाउट -1 एंड +1, क्योंकि देखो लाइज बिटवीन बोला है, यहाँ किसके बीच में लाई करता है? -1 टू +1 के बीच में। और क्या ये दोनों वैल्यू भी इंक्लूड होती है? हाँ, इंक्लूड होती है, बट क्योंकि लाइज बिटवीन पूछा था तो उसके अकॉर्डिंग आंसर होगा -1 एंड +1। नेक्स्ट, फॉर कैलकुलेशन ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट अ चेंज ऑफ ओरिजिन इज। अब अगर हम लोग आर की बात करें दैट इज कोरिलेशन कोएफिशिएंट की, तो ना यहाँ ओरिजिन से अफेक्ट होती है वैल्यू और ना ही ये स्केल से वैल्यू अफेक्ट होती है। क्लियर? मतलब ओरिजिन और स्केल की बात करें दैट इज अगर हम लोग इक्वेशन की बात करें y = a + bx की, तो ना ये ओरिजिन से अफेक्ट होता है ना ये स्केल से अफेक्ट होता है। बट क्या ओरिजिन चेंज हो सकता है? हाँ, ओरिजिन चेंज हो सकता है क्योंकि उसे जब अफेक्ट ही नहीं होना है तो हमारे कोरिलेशन कोएफिशिएंट को कोई अफेक्ट नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? बी, पॉसिबल। और ये सारे पॉइंट्स हमने डिस्कस किए थे जब हमने कोरिलेशन कोएफिशिएंट की प्रॉपर्टीज पे डिस्कशन किया था। नेक्स्ट, कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज डिपेंडेंट ऑफ द चॉइस ऑफ बोथ ओरिजिन एंड द स्केल ऑफ ऑब्जर्वेशन। देखो यहाँ पे बोला है डिपेंडेंट, नो इट इज़ नॉट डिपेंडेंट। बेसिकली अगर कोरिलेशन कोएफिशिएंट की बात करें तो ये इंडिपेंडेंट होता है क्योंकि ना तो ये ओरिजिन से अफेक्ट होता है और ना ही स्केल से अफेक्ट होता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? बी, फॉल्स। नेक्स्ट, इफ द वैल्यू ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज पॉजिटिव देन द पॉइंट्स इन अ स्कैटर डायग्राम टेंड टू क्लस्टर। हमने ये डायग्राम भी बनवाया था। पॉजिटिव की अगर बात करें तो बेसिकली याद रखना कि जैसे हमारा
जैसे हमारा सप्लाई कर्व बनता है वैसे बनेगा। और यहाँ पे अगर नेगेटिव की बात करता तो उस केस में डिमांड कर्व जैसे बनाते थे वैसे बनेगा। तो क्योंकि ये सप्लाई कर्व बन रहा है दैट इज पॉजिटिव कर्व, तो ये लोअर लेफ्ट से अपर राइट जा रहा है। क्लियर? तो ऑप्शन देख लेते हैं, फ्रॉम लोअर लेफ्ट कॉर्नर टू अपर राइट कॉर्नर, करेक्ट है। पॉजिटिव में क्या है, लोअर लेफ्ट से अपर राइट होगा। और यही अगर यहाँ पे नेगेटिव पूछा होता तो नेगेटिव में अपर लेफ्ट से लोअर राइट जाता। क्लियर? नेक्स्ट, द रिलेशन आर एक्स वाई इज इक्वल टू कोवेरियंस एक्स वाई सिग्मा एक्स सिग्मा वाई इज ट्रू, क्योंकि हमने एक फॉर्मूला देखा था कार्ल पियर्सन मेथड का, जहाँ हमने बताया था कि कोवेरियंस एक्स वाई डिवाइडेड बाय अंडर रूट वेरियंस ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाय वेरियंस ऑफ वाई, ये फॉर्मूला हमने बताया था। तो यहाँ क्या किया है, डिनोमिनेटर में इन्होंने अंडर रूट हटा करके सिग्मा एक्स सिग्मा वाई कर दिया, मतलब इसका स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट कर लिया है। तो करेक्ट है, इस बेसिस पे भी हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। नेक्स्ट, प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन कोएफिशिएंट मे बी डिफाइंड एज अ रेशियो ऑफ, अगेन देखो किसकी बात कर रहा है, प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन कोएफिशिएंट, दैट इज कार्ल पियर्सन मेथड की। और इसमें हमने वही फॉर्मूला बताया था कोवेरिएंस से रिलेटेड जो अभी हमने ऊपर डिस्कस किया। तो गिवन ऑप्शन देख लेते हैं, द कोवेरिएंस बिटवीन द वेरिएबल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ द वेरिएंसेस ऑफ देम, द प्रोडक्ट ऑफ स्टैंडर्ड डिविजन ऑफ द टू वेरिएबल्स टू द कोवेरिएंस बिटवीन देम, द कोवेरिएंस बिटवीन द वेरिएबल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर स्टैंडर्ड डेविएशंस आइदर बी और सी। अब देखो आपको लगेगा आंसर ए होगा, बट ऑप्शन ए में क्या बोला है, कोवेरिएंस बिटवीन द वेरिएबल्स, मतलब कोवेरिएंस एक्स वाई टू द मतलब डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट ऑफ द वेरिएंसेस ऑफ देम, प्रोडक्ट ऑफ द वेरिएंसेस मतलब वेरिएंस एक्स वेरिएंस वाई। बट हमने क्या ये फॉर्मूला बताया था, नहीं, हमने तो यहाँ पे अंडर रूट बताया था, इसीलिए ऑप्शन ए इनकरेक्ट है और इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी। क्यों? क्योंकि ऑप्शन सी में बोला है कोवेरिएंस बिटवीन द वेरिएबल्स, दैट इज कोवेरिएंस एक्स वाई टू द मतलब डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट ऑफ देयर स्टैंडर्ड डेविएशन, प्रोडक्ट ऑफ देयर स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। यहाँ अंडर रूट की बात नहीं किया, और अंडर रूट हटाने पे वेरिएंस एक्स को हम स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स लिख सकते हैं और वेरिएंस वाई को स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई लिख सकते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, सी। नेक्स्ट, द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स, किसकी बात कर रहा है, आर की। अगर आर की बात करें तो ये हमेशा क्या होता है बेटा, यूनिट फ्री होता है, ये हमने बताया भी था। तो करेक्ट आंसर होगा सी, इज अ यूनिट फ्री मेजर। Next, in case a correlation coefficient between two variables is exactly 1, the relationship between the two variables would be, अब देखो हमारे पास इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, ये तो हमने पहले भी बताया था। बस इतना ध्यान रखना कि यहाँ पे a से तो कोई मतलब नहीं है, मतलब किससे होगा, b से। क्यों? ना तुम्हारी वैल्यू ओरिजिन से अफेक्ट होती है ना स्केल से अफेक्ट होती है, बट जो स्केल का साइन होता है उससे हमेशा वैल्यू अफेक्ट होती है, ये हमने पहले भी बताया है। तो अगर b की वैल्यू 0 से बड़ी है तो उस केस में कोरिलेशन कोएफिशिएंट क्या होगा, +1, और अगर b की वैल्यू 0 से छोटी है तो r इज इक्वल टू क्या होगा, -1। क्लियर? तो एज पर गिवन ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा बी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 1 की बात किया, दैट इज +1 की, और +1 के लिए हमारा b क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। अगर b 0 से बड़ा है मतलब b क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, और अगर b पॉजिटिव आएगा तो हमारा r भी पॉजिटिव आएगा। क्लियर? और ऑप्शन डी में देखो बोला है बोथ ए एंड बी बीइंग पॉजिटिव, तो यहाँ हम इसकी बात नहीं करेंगे, ओरिजिन की बात कभी भी नहीं करते, हम हमेशा किसकी बात करते हैं, स्केल की। और स्केल की भी सिर्फ साइन से हमें मतलब होता है, ये सब हमने अपने कॉन्सेप्ट क्लास में डिस्कस किया हुआ है। अगर इसी क्वेश्चन में यहाँ पे +1 की जगह -1 पूछता तो आंसर ए होता। नेक्स्ट, फॉर फाइंडिंग कोरिलेशन बिटवीन टू एट्रीब्यूट्स वी कंसिडर, अगेन देखो हमसे किसकी बात किया, एट्रीब्यूट्स की। और एट्रीब्यूट्स मतलब हमने पहले भी बताया है, एट्रीब्यूट्स का मतलब होता है क्वालिटी, और क्वालिटी की अगर हम बात करें तो हम बात करें रैंक कोरिलेशन मेथड की और स्पेयरमैन्स रैंक कोरिलेशन मेथड की। नेक्स्ट, फॉर अ p मल्टीप्लाई बाय q बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी टेबल द मैक्सिमम नंबर ऑफ मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन इज, मैक्सिमम नंबर कितना हो सकता है, 2। बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी टेबल पे जो क्लास हमने अपलोड किया, अगर ये क्लास अभी तक आपने नहीं की है तो उसके लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी प्रोवाइड किए, बेसिकली वो प्लेलिस्ट का पार्ट है। ये क्लास अब ज़रूर से कवर कर लेना, सो दैट बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी टेबल पूरा का पूरा ये टॉपिक आपको क्लियर हो पाए। नेक्स्ट, if the values of y are not affected by changes in the values of x, the variables are said to be uncorrelated। अगर x और y का आपस में किसी भी तरह का
कोई रिलेशन नहीं है, बेसिकली दोनों इंडिपेंडेंट है, तो इंडिपेंडेंट के केस में क्या होगा, जीरो कोरिलेशन, तो करेक्ट आंसर होगा बी, अनकोरिलेटेड। नेक्स्ट, वॉट एवर मे बी द वैल्यू ऑफ आर, पॉजिटिव और नेगेटिव, इट्स स्क्वायर विल बी, नो डाउट अगर आर की वैल्यू +1 है तो आर स्क्वायर क्या होगा, +1, और अगर आर -1 है तो आर स्क्वायर क्या होगा, अगेन +1, क्योंकि स्क्वायरिंग पे साइन हमेशा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, तो करेक्ट आंसर होगा बी, पॉजिटिव ओनली। नेक्स्ट, कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट इज डिफाइंड फ्रॉम अनग्रुप डेटा, ग्रुप डेटा, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज। ग्रुप डेटा हमने देखा भी है, कार्ल पियर्सन के जितने क्वेश्चंस हमने देखे हैं सब ग्रुप्ड फॉर्म में दिया था, जहां पे हमारे पास x की वैल्यू और y की वैल्यू गिवन रहती है। नेक्स्ट, फॉर अ p मल्टीप्लाई बाय q क्लासिफिकेशन ऑफ बाइवेरिएट डेटा द मैक्सिमम नंबर ऑफ कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन इज, अगर कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेगा तो करेक्ट आंसर होगा बी, p + q। द कोवेरियंस बिटवीन टू वेरिएबल्स इज, अगर हम कोवेरियंस की बात करें तो ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और इनफैक्ट जीरो भी आ सकता है, तो करेक्ट आंसर होगा डी, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव और जीरो। नेक्स्ट, correlation methods are used to study the relationship between two time series of data which are recorded annually, monthly, weekly, daily and so on। अगर हम लोग correlation की बात करें तो बेसिकली क्या करता है, दो वेरिएबल्स के बीच का रिलेशनशिप फाइंड आउट करता है, और ये रिलेशनशिप एनुअली भी हो सकता है, मंथली भी, वीकली भी, डेली भी एंड सो ऑन। क्लियर, मतलब आवरली भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस दो वेरिएबल्स के बीच का रिलेशनशिप होता है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ए, ट्रू। नेक्स्ट, डैश इज अ रिलेटिव मेजर ऑफ एसोसिएशन बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स। जैसे बात किया रिलेटिव की, हम किसकी बात करेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की, क्योंकि कोवेरिएंस हमने बताया था कि एब्सोल्यूट मेजर है और कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन क्या है, रिलेटिव मेजर। नेक्स्ट, अनएम्प्लॉयमेंट इंडेक्स एंड द परचेजिंग पावर ऑफ द कॉमन मैन इज डैश कोरिलेशन। देखो, अगर अनएम्प्लॉयमेंट इंडेक्स की बात करें, मतलब जब आपके पास जॉब नहीं है, तो अगर आपके पास जॉब नहीं होगी तो आपकी परचेजिंग पावर भी नहीं होगी, एंड द परचेजिंग पावर ऑफ द कॉमन मैन, तो इन दोनों में क्या होगा, नेगेटिव रिलेशन होगा, क्योंकि आपकी परचेजिंग पावर तभी होगी जब आप एम्प्लॉयड होगे, मतलब आप सामान तभी ना परचेज कर सकते हो, आप कुछ भी गुड्स तभी परचेज कर सकते हो जब आपके पास जॉब हो, क्योंकि जब जॉब होगी तभी सैलरी होगी। क्लियर, तो इन दोनों के बीच में कैसा रिलेशन होगा, नेगेटिव। नेक्स्ट, डिमांड फॉर गुड्स एंड देयर प्राइसेस अंडर नॉर्मल टाइम्स इज नेगेटिवली कोरिलेटेड, क्योंकि डिमांड और प्राइस में कैसा रिलेशन होता है, नेगेटिव कोरिलेशन, कि अगर प्राइस इंक्रीज होगा तो डिमांड डिक्रीज होगी एंड वाइस वर्सा। तो नॉर्मल टाइम्स में किस तरह का रिलेशनशिप होगा, बी, नेगेटिव। नेक्स्ट, एज ऑफ एप्लीकेंट्स फॉर लाइफ इंश्योरेंस एंड द प्रीमियम ऑफ इंश्योरेंस इज डैश कोरिलेटेड। अब देखो, अगर हम लोग एज की और प्रीमियम की बात करें तो इनके बीच में डायरेक्ट और हम कह सकते हैं पॉजिटिव कोरिलेशन है, क्योंकि बेसिकली प्रीमियम की तरफ हम जो भी अमाउंट देंगे ना, वो इंक्रीज होती जाएगी जैसे जैसे हमारी एज इंक्रीज होगी। तो जितना जल्दी आप लाइफ इंश्योरेंस परचेज करोगे उतनी ही ज़्यादा आपकी प्रीमियम की अमाउंट इंक्रीज होगी। क्लियर, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ए, पॉजिटिव। नेक्स्ट, अ स्कैटर डायग्राम इंडिकेट्स द टाइप ऑफ कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स। नो डाउट अगर हम लोग स्कैटर डायग्राम की बात करें तो ये यही इंडिकेट करता है कि दो वेरिएबल्स के बीच में किस तरह का रिलेशन है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ए, ट्रू। अब देखो, ये ओवरऑल में 50 MCQs डिस्कस कर लिए आज के सेशन में, और नेक्स्ट सेशन में अगेन हम थ्योरी बेस्ड 50 मोर MCQs डिस्कस करेंगे। आफ्टर दैट हम लोग न्यूमेरिकल पोर्शन कवर करेंगे रिलेटेड टू कोरिलेशन। अब अगर आज के टॉपिक में किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो, और साथ ही साथ आप हमसे टेलीग्राम पे भी कनेक्ट कर सकते हो, जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। इस PDF की कॉपी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जो कि रिलेटेड है स्टैटिस्टिक्स की, उसकी लिंक भी हमने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड की हुई है। अगर आपको आज की क्लास प्रॉपर्ली समझ आई है, पसंद आई है आज की वीडियो, तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करना। एंड अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, सो दैट आगे के क्लासेस के नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल पाए। हम लोग मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना। थैंक यू सो मच।